बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान के लाडलों के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में लाडला कौन है, क्योंकि ये लफ्ज़ हम काफ़ी सुन रहे हैं और आज मरीम नवाज़ ने काफ़ी सारे ट्वीट्स के सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, और उसमें भी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि लाडले को इंसाफ मिला, लाडले के लिए ये मिला, लाडले के लिए वो मिला। तो आज मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान के लाडलों के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान में लाडला कौन है। आप लोगों को याद होगा 2018 से पहले जब यहाँ पे पानामा स्कैंडल आया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये केस काफ़ी चला था और उस पर JIT भी बनी थी, उनके रिपोर्ट्स भी आए थे और काफ़ी एक बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर हमने देखा था। और उन रिपोर्ट्स के बाद जब अदालतों के अंदर केसेस चली तो उसमें नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी उन करप्शन केसेस की बुनियाद पे, क्योंकि वो असल में जो मनी ट्रायल था वो भी न पेश कर सके, जो अदालत उनसे सवालात करते रहे, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिसके वजह से ये साबित न कर सके और इनको सज़ा हुई। लेकिन उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी सॉरी, तो उस वक्त भी हमने ये एक नुक्ता उठाया था कि उनको इकामी की बुनियाद पे सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि उस पानामा के बाद जो JIT की रिपोर्ट्स आई थी और सारी चीज़ें हो गई थी, लंदन में जो उनके प्रॉपर्टीज़ थी, बाहर दुनिया में उनके जो कारोबार थे, और इसी तरह उनके पास जो पैसा था उसके अगर उनके पास कोई सबूत नहीं था तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको आगे ले जाया जा सकता था। लेकिन बहरहाल अदालत बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, शायद उसमें भी कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज़ को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मतलब जुलाई 2018 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2 माह के बाद फिर उनको ज़मानत मिली। उसके बाद नवंबर 2018 से पहले अक्टूबर में वो बीमार हो गए और फिर ये बात की गई कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से इनको लंदन लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनका इलाज नहीं हो सकता। बदकिस्मती ये है कि एक बंदा 3 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसके अंदर उनका इलाज हो सके, और उसी बुनियाद पर फिर अदालत ने उनको इजाज़त दी कि वो लंदन चले जाए। आप लोगों को याद होगा जब वो जा रहे थे तो उससे पहले मरीम नवाज़ को भी अपने वालिद के तीमारदारी के लिए ज़मानत मिल गई कि वो जाकर अपने वालिद की तीमारदारी करें। नवंबर 2019 में नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को गारंटी दी एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि मैं ज़िम्मेदार हूँगा कि वो 4 हफ्तों के बाद वापस आएंगे और अगर डॉक्टरों ने उनको इजाज़त दी तो वो आ जाएंगे। उसके बाद मरीम नवाज़ साहब को जो ज़मानत मिली थी वो इसी बुनियाद पे मिले थे कि वो अपने वालिद साहब की तीमारदारी करें। लेकिन उसी वक्त से लेकर आज तक 2019, 2020, 2021, 2022 मरीम नवाज़ साहब वापस जेल नहीं गई, अभी तक वो बाहर हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने जो ज़मानत दी कि मैं अपने भाई को वापस लेके आऊँगा, अभी तक वो अपने भाई को वापस न लेकर आ सके। अब तक वो लंदन में हैं और ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम वीडियोस पे देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, घूम फिर सकते हैं, अपनी पार्टी के जो इजलासेस है उसको लंदन के अंदर चेयर करते हैं। यहाँ पे आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते करते हैं, पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लाएहमर तैयार करते हैं, अपने पार्टी को चला रहे हैं, हुकूमत को चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद ये हो जाता है कि मार्च के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है, मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा बन जाता है, तहरीक इंसाफ के 32-33 अरकान लोटे बन जाते हैं, संद हाउस के अंदर उनको पनाह दी जाती है, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, उनके पार्टी के काफ़ी सारे लोग वफाकी वज़ीर बन जाते हैं, उनको इजाज़त दी जाती है कि वो नैब कानून में तरमीम करें, उनके ख़िलाफ़ नैब के अंदर जितने भी केसेस है उसको ख़त्म कर दें, पाकिस्तानी कौम के 1100 अरब रुपए एक दूसरे को माफ़ करे,
EVM मशीन जो सिस्टम था जिसको लाया गया था ताकि पाकिस्तानी कौम के वोट नेक्स्ट इलेक्शन में कोई चोरी न कर सके, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके साथ साथ बैरूनी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकीम हैं जो सालाना तकरीबन $32 अरब पाकिस्तान को भेज रही है, उससे ज़्यादा भी भेज रहे होंगे, उनको जो वोट का हक दिया था वो उनसे छीन लिया गया। ये इजाज़त उनको दी गई। इसी तरह उनके बेटे, उनको ये भी इजाज़त दी गई कि वो अपने बेटे को पंजाब का वज़ीर आला बना दे और उसके लिए तहरीक इंसाफ के 25 अरकान को लौटा कर दे ताकि वो उनको वोट दे सके। और फिर वहाँ पे अप्रैल में उनकी हुकूमत भी बनाई गई और ये अभी जुलाई है, जुलाई तक वो वज़ीर आला भी रहे उन्हीं 25 लोगों के बदौलत। और फिर उसके बाद जब उन लोगों का केस इलेक्शन कमीशन में आया तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन तारीख पे तारीख, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि उन लोगों को बचा सके, और फिर वो लोग नाअहल हो गए। इसी तरह पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें हमने देखा कि पंजाब हुकूमत का जो किरदार था और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था पूरी दुनिया ने देखा। ये तो अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हो गई और उनके अवाम की जितनी जोश व खरोश थी और या वो इलेक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, उसी बुनियाद पे उनसे वो पंजाब की जो सीट्स थी वो उनसे स्नेच न कर सके, वरना वो सीट भी उनको मिलने वाले नहीं थे। लेकिन जब इमरान खान को उसमें मेजॉरिटी मिल गई और पंजाब के अंदर वज़ीर आला के इलेक्शन हो जाते हैं तो वहाँ पे परवेज़ इलाही को अक्सरियत के बावजूद डिप्टी स्पीकर रोलिंग देते हैं कि हमजा शहबाज बदस्तूर वज़ीर आला होगा। आप लोगों को याद होगा कि जब कौमी असम्बली के अंदर कासिम सूरी ने इसी तरह की रूलिंग दी कि वो इस बात पे मुतमईन है कि अदम एतमाद की तहरीक बैरूनी साजिश का हिस्सा है और उससे बुनियाद पे इस तहरीक को लाए गए हैं और ये अपोजिशन जमातें, उस वक्त के जो अपोजिशन जमातें थे वो उसका हिस्सा है और इसी बुनियाद पे मैं इस अदम एतमाद की तहरीक को रिजेक्ट करता हूँ। तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उसका सोमोटो नोटिस लिया और नेक्स्ट दिन जो है वो कासिम सूरी के जो ऑर्डर थी उसको खिलाफ आइन करार दिया गया और इसी तरह शहबाज शरीफ और PDM को हुकूमत में लाने के लिए रास्ता हमवार हुआ। और उस वक्त आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना और उसके साथ आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, जितने भी लोग थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट की तारीफ ही करते रहे कि आज जमहूरियत और आइन की फतह हुई है और आज एक गैर आईनी इक़दाम को कालादम करार दिया गया है। लेकिन जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर के गैर आईनी रूलिंग को कालादम करार दिया तो कल से सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी जा रही है। ट्विटर पे उनके खिलाफ कैंपेन जारी है। इनके जितने किराएदार हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लाडले नहीं है। इसी तरह आप लोगों को याद होगा कि अभी रिसेंटली बजट में फवाद चौधरी मुसलसल एक इल्ज़ाम इनके एक वफाकी वजीर पे लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड की वजह से जो इंटरनेशनल मल्टी नेशनल सिगरेट कंपनियां हैं उनको अरबों रुपए का रिलीफ दिया है। और फवाद चौधरी मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह जो इमरान खान मुसलसल मुतालबा करते रहे कि जो लेटर है और जो अमेरिका का अमेरिका की तरफ से जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उस पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि उसके तहकीकात हो सके और उसमें जितने भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना। तो लाडला कौन है? अभी दूसरी साइड को भी हम देखते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। इमरान खान को एक लंगड़ी हुकूमत दी गई, काफ़ी सारी छोटी छोटी पार्टियां उसके अंदर शामिल की गई कि वहाँ पे अगर वो कोई भी फैसला कर लेता तो वो नहीं कर सकता था। पार्लियामेंट के अंदर उनके पास एक सिंपल किस्म की मेजॉरिटी थी और वो आइन में कोई भी तरमीम करने के काबिल नहीं था। उसके बाद फिर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाता है, इत्तेहादियों को आहिस्ता आहिस्ता उनसे हटा दिया जाता है।
लोग भाग जाते हैं। पहले इमरान खान बहुत अच्छा था और अचानक वो इमरान खान काफ़ी बुरा हुआ, उनके 32 लोग लोटे हो गए। मैंने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन में उनका केस चला गया, इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में फैसला दे दिया। अब भी यहाँ पे उनका केस पड़ा हुआ है, हालांकि आइन के अंदर बड़ा क्लियर है। ये जो 63A पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना बहस चल रहा था, उसी के अंदर ये लोग बड़े आसानी के साथ डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी फैसले के खिलाफ वर्जी की, उन्होंने बाइकाट किया। ये लोग जाकर असम्बली के अंदर बैठ गए, लेकिन अभी तक वो वहाँ पे बैठे हैं, और सिर्फ बैठे नहीं हैं, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी इनको दिया गया है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैन का ओहदा भी इनको दिया गया है। इसी तरह पंजाब के अंदर उनसे हुकूमत लिया गया, उनके जो 25 लोग थे उनको लोटा बनाया गया, किसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 17 जुलाई को पंजाब के अंदर इलेक्शन थे, वहाँ पे पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के एक तरफा चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ पे क्या सूरत हाल रही। इसी तरह मार्च में जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था और असम्बली के अंदर वहाँ पे इजलास हो रहे थे, आप लोगों ने देखा कि असम्बली के अंदर कैदियों के वैनों को लाया गया, और वहाँ पे ये सूरत हाल थी कि पता नहीं कि किसको गिरफ्तार होना था। स्पीकर को धमकियाँ दी गई कि अगर वो इस चीज़ में रुकावट डालेंगे तो उनको पूरी उम्र के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये 32 और 33 अरकान हैं, ये आज भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो अभी मुझे बताया जाए कि लाडला कौन है जो तने वो इमरान खान को दे रहे हैं। ये जितना भी तफसील मैंने आप लोगों को बता दिया, ये अगर कोई दूसरी हुकूमत होती और कोई दूसरी जमात होती तो क्या उनको ये रिलीफ दिया जाता। इसके साथ साथ आप लोगों को याद होगा कि आज से 2 दिन पहले मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आला अदलिया के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए। इसके हट कर के सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड और जो कैंपेन उनके ख़िलाफ़ चलाई जा रही हैं, उससे हट कर उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म की इमारत को इस्तेमाल किया गया, वज़ीर आज़म हाउस की इमारत को, लेकिन आज तक मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूख नहीं हुई। मरियम नवाज़ को ज़मानत मिली थी 2019 में, नवंबर, गालिबन 4 नवंबर को शायद थी, 4 नवंबर 2019 को, और ज़मानत इसी वजह से मिली थी कि वो उनके वालिद साहब बीमार हैं, वो उनका ख्याल रखे। उनके वालिद साहब नवंबर में लंदन भी चले गए। आज तक मरियम नवाज़ का जो ज़मानत है वो मनसूख नहीं हुआ। आज तक मरियम नवाज़ पॉलिटिकल कैंपेन्स भी चला रही हैं, आला अदलिया के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगा रही हैं, आला अदलिया के जजों को बदनाम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मरियम नवाज़ का ज़मानत मनसूख नहीं हुआ। तो लाडला कौन है? ये अगर लाडली न होती तो आपके ख़्याल में ये अगर कोई दूसरा होता और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जो मरियम नवाज़ ने की, या सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इसी तरह सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे ये सारा मुहिम चलाते, तो आज तक वो घर पे बैठे होते। कभी पॉसिबल नहीं था। आज तक उनके ज़मानत मनसूख करके वो वापस जेल पहुंच चुका होता। तो ये मेरे ख्याल में लाडले की एक बड़ी निशानी है। इसी वजह से मरियम नवाज़ को इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और उसके बाद फिर ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर लाडला कौन है। हम माजी में नहीं जाएंगे, माजी में किस तरह उनके वालिद साहब सियासत में आ गए और फिर किस तरह 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, ये सारी चीज़ें एक अभी माजी का हिस्सा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सारे जो लोग हैं ये लाडले हैं और ये लोग धमकियाँ देकर और सारे लोगों को निकाल कर और फिर इदारों को बदनाम करते हैं। अभी इनका नेक्स्ट जो प्लान है वो उठ को इज़्ज़त दो वाला है, ये अभी आने वाला है। ये जो एपिसोड है ये अगले चंद दिनों के अंदर आप लोग देख लेंगे। ये इनका जावेद लतीफ़ और इनका जो साद रफीक के जो बयानात सामने आ गए हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं, जो अदलिया को बदनाम कर रहे हैं, ये अगर कोई दूसरा सियासतदान होता तो ये अभी तक जेल में जा चुका होता। लेकिन ये इसका बड़ा सबूत है कि ये अब तक लाडले हैं, इसी वजह से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। और मेरे ख़्याल में जो अदलिया के ख़िलाफ़ जो इन लोगों ने कैंपेन शुरू कर दिया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत ज़्यादती है और अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। इस पर तवीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तान कि कौन समझते हैं कि अदलिया ने कल जो फैसला दिया वो बड़ा सिंपल था। आर्टिकल 68
جو آئین کے ہیں اس میں بڑا کلیئر ہے. وہ اگر آپ کسی عام بندے کے سامنے رکھ دے وہ بھی آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کو ابھی چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کری، توہین عدالت کی کارروائی کری، اور توہین عدالت کے تحت ان تمام لوگوں کو جیل بھیجنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.